कहानी एक नौकर की छिपी पहचान। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब इंसान समझता है कि असली अमीरी पैसे से नहीं, इंसानियत से होती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ जब शहर की सबसे अमीर लड़की आधी रात अपने ही नौकर की टूटी झोपड़ी के सामने खड़ी थी और अंदर जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये कहानी है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। शहर के सबसे महंगे इलाके में खड़ा था एक विशाल बंगला, आर्य विला हाउस। ऊंची दीवारें, बड़ा गेट, अंदर संगमरमर की चमक और हर तरफ लग्जरी का एहसास। इस बंगले की मालकिन थी त्रिशा मेहता। उम्र सिर्फ 26 साल, लेकिन कई बड़ी कंपनियों की मालिक। लोग कहते थे कि उसके पास इतनी दौलत है कि 7 पीढ़ियां भी ख़त्म नहीं कर पाएंगी। उसके पास महंगी गाड़ियां थी, बड़े बिजनेस थे, मीडिया में नाम था, समाज में रुतबा था, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, अपना कहने वाला कोई इंसान। उस सुबह भी बंगले में हमेशा की तरह हलचल थी। नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे। मैनेजर फ़ोन पर ऑर्डर दे रहा था, गार्ड गेट पर खड़े थे। लेकिन इस भीड़ में भी त्रिशा हमेशा अकेली लगती थी। वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ी। साधारण कपड़े, झुकी नज़र, हाथ में ट्रे। उसका नाम था निखिल। वह पिछले 2 साल से इस बंगले में काम कर रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि इतने समय में भी किसी ने उसे जोर से बोलते नहीं सुना था। वह हमेशा चुप रहता, अपना काम करता और चुपचाप किनारे हो जाता। बाकी नौकर अक्सर हंसते बोलते रहते, लेकिन निखिल अलग था, जैसे वह इस बंगले में होते हुए भी यहाँ का हिस्सा नहीं था। मैडम, आपकी कॉफ़ी, उसने सिर झुकाकर कहा। त्रिशा ने कप लिया, लेकिन उसी पल उसकी नज़र निखिल के हाथों पर ठहर गई। उसकी हथेलियां फटी हुई थीं, उंगलियों पर पुराने जख्मों के निशान थे, जैसे उसने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की हो, बहुत ज़्यादा। तुमने दस्ताने क्यों नहीं पहने? त्रिशा ने पहली बार उससे सीधे पूछा। निखिल थोड़ा घबरा गया। मैडम, काम जल्दी करना था, बस इतना कहकर वह पीछे हट गया। ना कोई शिकायत, ना कोई बहाना। उस दिन पहली बार त्रिशा को लगा कि यह लड़का बाकी नौकरों जैसा नहीं है। दिन बीतते गए, लेकिन उस सुबह के बाद त्रिशा की नज़र बार बार निखिल को ढूंढने लगी। वह देखती, सबसे पहले वही काम शुरू करता, सबसे आखिरी वही ख़त्म करता। कभी छुट्टी नहीं मांगता, कभी किसी से बहस नहीं करता। एक रात देर तक काम करते करते जब त्रिशा नीचे आई तो पूरा बंगला शांत था, लेकिन किचन की लाइट जल रही थी। अंदर जाकर देखा तो निखिल अकेला फर्श साफ कर रहा था। बाकी लोग कहाँ हैं? त्रिशा ने पूछा। सो गए मैडम, उसने बिना ऊपर देखे जवाब दिया। और तुम? काम बाकी था। त्रिशा कुछ देर उसे देखती रही। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन शिकायत का एक शब्द नहीं। तभी अचानक उसकी जेब से एक पुराना मोबाइल ज़मीन पर गिर गया। मोबाइल खुलते ही स्क्रीन पर एक छोटी सी बच्ची की फ़ोटो दिखाई दी, दुबली पतली, लेकिन चेहरे पर मासूम मुस्कान। उसके हाथ में टूटी हुई गुड़िया थी। निखिल ने जल्दी से मोबाइल उठाकर जेब में रख लिया, जैसे कोई राज छिपा रहा हो। कौन है? त्रिशा ने पूछा। निखिल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कोई नहीं मैडम, बस ऐसे ही। लेकिन त्रिशा समझ गई कि वह सच नहीं बता रहा। अगले कई दिनों तक वही तस्वीर उसके दिमाग में घूमती रही। वह सोचती, अगर यह उसकी बहन है तो वह यहाँ क्यों नहीं रहती? अगर उसका परिवार है तो वह यहाँ दिन रात काम क्यों करता है? फिर एक सुबह अचानक मैनेजर घबराया हुआ उसके कमरे में आया। मैडम, निखिल 3 दिन से काम पर नहीं आया है। त्रिशा चौंक गई। बिना बताए? जी।
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसका फ़ोन भी बंद है। यह सुनते ही त्रिशा के दिल में अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे कुछ गलत हो गया हो। पता है कहाँ रहता है? उसने तुरंत पूछा। मैनेजर थोड़ा झिझका। शहर के बाहर एक झुग्गी बस्ती में। कुछ सेकंड कमरे में सन्नाटा रहा। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। तभी त्रिशा ने अचानक कहा, कार निकालो, मैं खुद जाऊंगी। मैनेजर हैरान रह गया। करोड़पति लड़की का अपने नौकर के घर जाना, यह इस बंगले में कभी नहीं हुआ था। लेकिन इस वक्त त्रिशा के चेहरे पर वही जिद थी जो वह बड़े बिजनेस फैसले लेते समय दिखाती थी। फर्क बस इतना था कि इस बार मामला पैसे का नहीं, एक इंसान का था। कुछ देर बाद काली लग्जरी कार शहर से बाहर निकल चुकी थी। चमकदार सड़कों की जगह अब टूटी गलियां थी। बड़े घरों की जगह टीन की छत वाली झोपड़ियां। कार रुकते ही बदबू और कीचड़ की मिली जुली हवा अंदर आ गई। त्रिशा शायद पहली बार ऐसी जगह आई थी। ड्राइवर ने एक टूटी झोपड़ी की ओर इशारा किया। मैडम, निखिल यहीं रहता है। त्रिशा कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसका दिल तेज धड़क रहा था। फिर उसने धीरे से झोपड़ी का पर्दा हटाया और अंदर जो देखा उसे देखकर उसकी सांस जैसे रुक गई। झोपड़ी का पर्दा हटाते ही त्रिशा कुछ सेकंड के लिए वहीं जड़ होकर रह गई। अंदर का नज़ारा ऐसा था जिसे देखकर किसी भी इंसान का दिल कांप जाए। मिट्टी का फर्श, दीवारों से झड़ता प्लास्टर, कोने में रखे दो टूटे बर्तन और बीच में एक पुरानी सी खाट। उसी खाट पर एक छोटी लड़की पड़ी थी। त्रिशा ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह वही बच्ची जिसकी तस्वीर उसने निखिल के मोबाइल में देखी थी। लेकिन फोटो वाली मुस्कुराती बच्ची और सामने पड़ी बच्ची में बहुत फर्क था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूख गए थे और उसका शरीर तेज बुखार से कांप रहा था। खाट के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिनकी आंखें सूज चुकी थीं, जैसे कई रातों रोते रोते थक गई हों। और कमरे के एक कोने पर जमीन पर बैठा था निखिल। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी और चेहरा इतना थका हुआ लग रहा था जैसे कई दिनों से उसने ना ठीक से खाना खाया हो और ना ही सोया हो। अचानक त्रिशा को सामने देखकर वह घबरा कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में हैरानी से ज़्यादा शर्म थी। मैडम, आप यहाँ? उसकी आवाज़ धीमी थी। त्रिशा कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने बस चारों तरफ नज़र घुमाई और उसके दिल में जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। इतने बड़े बंगले की मालकिन और उसका सबसे मेहनती नौकर ऐसी हालत में रह रहा था। तभी खाट पर पड़ी बच्ची ने धीरे से आंखें खोली और कमज़ोर आवाज़ में बोली, भैया पानी। निखिल तुरंत उसके पास बैठ गया। उसने जल्दी से पास रखा घड़ा उठाया, लेकिन घड़ा पूरी तरह खाली था, एक बूंद भी नहीं। उस पल त्रिशा के दिल में कुछ टूट गया। उसने पहली बार देखा कि जो लड़का उसके घर में दिन रात मेहनत करता था, वह अपनी बीमार बहन को एक घूंट पानी भी नहीं दे पा रहा था। निखिल की नज़रें झुक गई। वह धीमे से बोला, मैडम, चंदा की तबीयत 3 दिन से बहुत ख़राब है, इसलिए मैं काम पर नहीं आ पाया। उसकी आवाज़ रुक गई। त्रिशा ने पूछा, डॉक्टर को दिखाया? निखिल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, सरकारी अस्पताल ले गया था। डॉक्टर ने दवा लिख दी, लेकिन वह आगे नहीं बोल पाया। जवाब साफ था, पैसे नहीं थे। झोपड़ी में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी त्रिशा ने तुरंत बाहर खड़े ड्राइवर को आवाज़ दी, जल्दी अंदर आओ। ड्राइवर अंदर आया और सामने का दृश्य देखकर खुद भी सन्न रह गया। त्रिशा ने कहा, गाड़ी से पानी और खाना लेकर आओ और तुरंत पास के सबसे अच्छे अस्पताल का पता करो। निखिल घबरा गया। नहीं मैडम, इतना खर्च मत कीजिए, मैं संभाल लूँगा। इस बार त्रिशा ने पहली बार उसकी तरफ सख्त नज़र से देखा। अभी बहस करने का समय नहीं है निखिल, अभी तुम्हारी बहन की जान ज़्यादा ज़रूरी है।
उसकी आवाज़ इतनी दृढ़ थी कि निखिल चुप हो गया। कुछ ही मिनटों में पानी आ गया। त्रिशा खुद झुकी और बच्ची के होठों से बोतल लगाई। चंदा ने धीरे धीरे पानी पिया, जैसे कई दिनों से प्यास लगी हो। पास बैठी बूढ़ी माँ रोने लगी। बिटिया, भगवान तुम्हें खुश रखे। 3 दिन से बुखार उतर ही नहीं रहा। त्रिशा ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वह करोड़ों की मालकिन है या बस एक इंसान। कुछ ही देर में चंदा को सावधानी से गाड़ी में लिटाया गया और अस्पताल के लिए निकल पड़े। रास्ते भर निखिल बार बार कहता रहा, मैडम, मैं यह सब नहीं ले सकता। लेकिन त्रिशा ने साफ कह दिया, आज यह मदद नहीं, इंसानियत है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने चंदा को तुरंत इमरजेंसी में ले लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। बच्चे की हालत काफ़ी ख़राब है। तेज इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल रहा है। तुरंत इलाज शुरू करना होगा। त्रिशा ने बिना एक पल सोचे कहा, जो भी ज़रूरी है कीजिए। डॉक्टर ने पूछा, आप रिश्तेदार हैं? कुछ सेकंड के लिए त्रिशा चुप रही, फिर बोली, हाँ। यह सुनकर निखिल ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। शायद पहली बार किसी ने उसे अपना कहा था। इलाज शुरू हो गया। दवाइयाँ, इंजेक्शन और ड्रिप तेजी से लगने लगे। बाहर कॉरिडोर में बैठा निखिल बार बार जमीन की ओर देख रहा था, जैसे खुद को दोष दे रहा हो। अगर मैं पहले पैसा जुटा लेता। उसकी आवाज़ टूट गई। त्रिशा उसके पास बैठ गई और धीरे से बोली, तुम अकेले कब तक लड़ते निखिल? तभी नर्स बाहर आई और बोली, रोगी को खून की ज़रूरत पड़ेगी। निखिल तुरंत खड़ा हो गया। मेरा ले लो। टेस्ट हुआ, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। उसी वक्त त्रिशा ने कहा, मेरा टेस्ट करो। कुछ मिनट बाद रिपोर्ट आई। ब्लड ग्रुप मैच हो गया था। निखिल स्तंभ रह गया। मैडम, आप क्यों? त्रिशा ने शांत आवाज़ में कहा, क्योंकि मैं कर सकती हूँ। थोड़ी देर बाद खून चढ़ाया गया और धीरे धीरे चंदा की सांसें सामान्य होने लगी। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, अभी खतरा थोड़ा टल गया है, लेकिन एक और समस्या है। यह सुनकर निखिल का दिल फिर जोर से धड़कने लगा। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, बच्ची को जन्म से दिल की बीमारी है। अगर जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो खतरा फिर बढ़ सकता है। यह सुनते ही निखिल की आंखों से जैसे सारी उम्मीद गायब हो गई। उसकी नज़र धीरे धीरे ज़मीन पर झुक गई, क्योंकि उसे पता था इतना बड़ा इलाज उसके बस की बात नहीं है। डॉक्टर के शब्द सुनते ही कॉरिडोर में जैसे सन्नाटा जम गया। निखिल कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें फाइल पर टिक गई, जैसे वह उम्मीद कर रहा हो कि शायद डॉक्टर अभी कह दे कि यह सब मजाक था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर ने गंभीर आवाज़ में कहा, ऑपरेशन जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर होगा। देर हुई तो खतरा बढ़ सकता है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। निखिल धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सिर पकड़ लिया, जैसे अचानक पूरी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर आ गिरा हो। उसे पता था कि दिल का ऑपरेशन लाखों में होता है और उसके पास तो इतने पैसे कभी सपने में भी नहीं रहे। उसकी आंखों के सामने अपनी छोटी बहन की मुस्कुराती तस्वीर घूमने लगी। वही बहन जो हर दिन उसका इंतज़ार करती थी। वही बहन जो कहती थी, भैया, जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो आपके लिए खुद खाना बनाऊंगी। यह सोचते ही उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। त्रिशा कुछ दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसने पहली बार निखिल को इतना टूटा हुआ देखा था। वह धीरे धीरे उसके पास आई और शांत आवाज़ में बोली, निखिल। लेकिन निखिल ने तुरंत सिर झुका लिया। शायद वह अपने आंसू छुपाना चाहता था। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, मैडम, भगवान भी शायद गरीबों की परीक्षा लेना नहीं छोड़ता।
उसकी आवाज़ में दर्द था, थकान थी और हार मान लेने वाली बेबसी भी। त्रिशा ने गहरी सांस ली और बोली, ऑपरेशन होगा। निखिल ने हैरानी से उसकी ओर देखा। लेकिन पैसे? त्रिशा ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं करवाऊंगी। यह सुनते ही निखिल तुरंत खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। नहीं मैडम, यह नहीं हो सकता। मैं पहले ही आपकी बहुत मदद ले चुका हूँ। मैं इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकता। त्रिशा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर तुम्हारी जगह मैं होती और मेरी बहन की जान खतरे में होती तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करते? निखिल चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। त्रिशा ने आगे कहा, इसे एहसान मत समझो, इसे इंसानियत समझो। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर निखिल की आंखों से फिर आंसू निकल आए। उसने पहली बार किसी के सामने अपने हाथ जोड़ दिए। मैडम, मैं जिंदगी भर आपका कर्जदार रहूँगा। त्रिशा ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, कर्जदार नहीं, दोस्त बनो। यह सुनकर निखिल कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। शायद पहली बार किसी अमीर इंसान ने उसे बराबरी से देखा था। अगले ही दिन से ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। अस्पताल में बड़े डॉक्टरों की टीम बुलाई गई। टेस्ट, रिपोर्ट और दवाइयों का सिलसिला चलने लगा। त्रिशा हर दिन अस्पताल आती, चंदा के सिर पर हाथ फेरती और उसे हंसने की कोशिश कराती। धीरे धीरे चंदा भी उसे पहचानने लगी थी। एक दिन उसने मासूमियत से पूछा, दीदी, आप भगवान हो क्या? यह सुनकर त्रिशा की आंखें नम हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं बस तुम्हारी दोस्त हूँ। ऑपरेशन का दिन आ गया। सुबह सुबह चंदा को ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाया गया। निखिल का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था वह वहीं गिर जाएगा। चंदा ने जाते जाते उसका हाथ पकड़ा और धीमे से बोली, भैया, आप रोना मत, मैं जल्दी ठीक होकर आ जाऊंगी। यह सुनकर निखिल खुद को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही पलों बाद दरवाज़ा बंद हो गया और ऑपरेशन शुरू हो गया। बाहर घड़ी की सुइयां बहुत धीरे से चल रही थीं। हर मिनट जैसे 1 घंटे जैसा लग रहा था। निखिल बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था और त्रिशा चुपचाप पास बैठी थी। लेकिन उसके मन में भी डर कम नहीं था। लगभग 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आया। निखिल तुरंत खड़ा हो गया। उसकी सांसें जैसे रुक गई थीं। डॉक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऑपरेशन सफल रहा। यह सुनते ही निखिल की आंखों से खुशी के आंसू फूट पड़े। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और भगवान का शुक्रिया करने लगा। त्रिशा के चेहरे पर भी राहत साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद चंदा को बाहर लाया गया। वह अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें अब बिल्कुल सामान्य थी। निखिल ने धीरे से उसकी उंगलियां पकड़ी और उसकी आंखों से आंसू फिर बह निकले। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद जिंदगी अब थोड़ा आसान हो सकती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि उसी शाम जब त्रिशा अपने बंगले लौटी तो वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। एक ऐसा सच जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। उस शाम जब त्रिशा अपने बंगले के बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो उसे तुरंत महसूस हो गया कि घर का माहौल सामान्य नहीं है। आमतौर पर शाम के समय घर शांत रहता था, लेकिन आज ड्राइंग रूम की लाइटें जल रही थीं और अंदर से धीमी आवाज़ें आ रही थीं। जैसे जैसे ही वह अंदर गई, उसकी नज़र सीधे सोफे पर बैठे अपने पिता पर पड़ी। उनके सामने टेबल पर कुछ फाइलें खुली हुई थीं और चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। त्रिशा थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसके पिता अक्सर बिजनेस के काम से बाहर रहते थे
और घर पर कम ही मिलते थे। उसने धीरे से पूछा, पापा, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? उसके पिता ने सिर उठाकर उसे देखा, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर वह सामान्य स्नेह नहीं था। उनकी आंखों में जैसे कोई भारी चिंता छिपी हुई थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, त्रिशा बैठो, हमें तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। त्रिशा सोफे पर बैठ गई, लेकिन उसके मन में हल्की घबराहट होने लगी थी। उसके पिता ने सामने रखी फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। इसे देखो। त्रिशा ने फाइल खोली। जैसे जैसे वह पन्ने पलटती गई, उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। फाइल में अस्पताल की रिपोर्ट थी, लेकिन यह चंदा की नहीं थी। यह किसी और की मेडिकल रिपोर्ट थी। रिपोर्ट के ऊपर एक नाम लिखा था, आर्यन मल्होत्रा। त्रिशा ने चौंक कर पूछा, यह कौन है? उसके पिता कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, वही लड़का जो पिछले कुछ महीनों से हमारे घर में काम कर रहा है, निखिल। त्रिशा का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। क्या मतलब? उसके पिता ने गहरी सांस ली। निखिल उसका असली नाम नहीं है। उसका असली नाम आर्यन मल्होत्रा है। यह सुनते ही त्रिशा की आंखें फैल गई। उसे लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। लेकिन वह आगे बोल ही नहीं पाई। उसके पिता ने बात पूरी की। वह इस शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप के मालिक का बेटा है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। त्रिशा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वही लड़का जो फटे कपड़ों में काम करता था, जो हर दिन झुककर मैडम कहता था, वह करोड़ों की कंपनी का वारिस हो सकता है। उसके पिता ने आगे कहा, 3 साल पहले उसके पिता की एक रहस्यमयी दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद कंपनी में बहुत बड़ा घोटाला सामने आया और उसी दौरान आर्यन अचानक गायब हो गया। त्रिशा की धड़कन तेज हो गई। तो वह हमारे घर में नौकर बनके क्यों रह रहा था? उसके पिता ने गंभीर नज़रों से कहा, क्योंकि उसे शक था कि उसके पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। त्रिशा चुप रह गई। उसके दिमाग में पिछले कई महीने की हर बात घूमने लगी। निखिल का शांत स्वभाव, उसकी आंखों में छिपा दर्द, उसका कभी अपने बारे में ज़्यादा बात ना करना, सब कुछ जैसे अब धीरे धीरे समझ आने लगा था। उसके पिता ने कहा, और सबसे बड़ी बात, जिस कंपनी पर उसे शक है वह हमारी कंपनी के साथ भी जुड़ी हुई है। यह सुनते ही त्रिशा के हाथ से फाइल गिर गई। मतलब? उसके पिता ने धीमे स्वर में कहा, मतलब यह है कि अगर आर्यन सच की तलाश में है तो उसकी राह सीधी हमारे घर तक भी आ सकती है। त्रिशा की सांसें भारी हो गईं। उसे याद आया कि अभी कुछ घंटे पहले ही वह उसी लड़की की बहन की जान बचाने के लिए अस्पताल में खड़ी थी, और अब अचानक वह लड़का एक बिल्कुल अलग दुनिया का हिस्सा निकल रहा था। तभी त्रिशा का फ़ोन बज उठा। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर अस्पताल का नंबर था। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से घबराई हुई नर्स की आवाज़ आई, मैडम, आप जल्दी अस्पताल आइए, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। त्रिशा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ? नर्स ने जल्दी कहा। अभी अभी कोई आदमी आया था और उसने चंदा के कमरे में जाने की कोशिश की। जब हमने रोका तो वह भाग गया। यह सुनते ही त्रिशा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि यह मामला सिर्फ एक बीमारी या गरीबी की कहानी नहीं है। इसके पीछे शायद एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है, और उस राज की शुरुआत अब हो चुकी थी। नर्स की बात सुनते ही त्रिशा ने बिना एक सेकंड गंवाए फ़ोन काटा और तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर कोई चंदा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि मामला जितना उसने सोचा था उससे कई ज़्यादा खतरनाक है। कुछ ही मिनटों में गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकी
और त्रिशा तेजी से अंदर भागी। कॉरिडोर में निखिल बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था। जैसे ही उसने त्रिशा को देखा, वह तुरंत उसके पास आया। मैडम, अभी अभी नर्स बता रही थी कि कोई अजनबी कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भाग गया। उसकी आवाज़ में डर साफ था। त्रिशा ने इधर उधर नज़रें घुमाई और धीरे से बोली, निखिल, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। निखिल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। त्रिशा ने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हारा असली नाम निखिल नहीं है, है ना? यह सुनते ही निखिल कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट चमकी, लेकिन फिर उसने नज़रें झुका ली। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, आपको किसने बताया? त्रिशा ने सीधे जवाब दिया, मेरे पापा ने, आर्यन मल्होत्रा। यह नाम सुनते ही निखिल ने धीरे धीरे सिर उठाया। अब उसकी आंखों में वही शांत नौकर वाली झिझक नहीं थी, बल्कि एक गहरी गंभीरता थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो आखिर सच आपके सामने आ ही गया। त्रिशा ने पूछा, तुमने अपनी पहचान छुपाई क्यों? निखिल, या कहें आर्यन? कुछ पल तक खिड़की की तरफ देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहना शुरू किया, 3 साल पहले मेरे पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। सबने कहा यह हादसा था, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि यह साजिश थी। जब मैंने सच पता करने की कोशिश की तो मुझे धमकियां मिलने लगी। तब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना नाम, अपनी पहचान और एक आम आदमी की तरह जीना शुरू कर दिया। त्रिशा ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। आर्यन ने आगे कहा, मैं उन लोगों के करीब पहुंचना चाहता था जो मेरे पिता के बिजनेस से जुड़े थे। इसलिए मैंने कई जगह काम किया और आखिरकार यहाँ पहुँच गया। त्रिशा ने धीरे से पूछा, तो क्या तुम्हें सच मिल गया? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे अभी पूरा सच नहीं मिला, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ गया है कि मेरे पिता की मौत के पीछे बहुत बड़े लोग हैं। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। दोनों ने मुड़कर देखा। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर एक आदमी खड़ा था, वही आदमी जिसे नर्स ने देखा था। उसकी आंखें सीधे आर्यन पर टिकी थी। वह अचानक तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने जेब से एक छोटा सा चाकू निकाल लिया। अस्पताल में हलचल मच गई। नर्सें चिल्लाने लगीं, लेकिन आर्यन तुरंत आगे बढ़ा और उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। कुछ ही सेकंड में सिक्योरिटी गार्ड भी दौड़कर आ गए और उस आदमी को पकड़ लिया। जब पुलिस आई और उससे पूछताछ हुई तो जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। वह आदमी उसी कंपनी के लोगों में से था जिस पर आर्यन को शक था, और उसे सिर्फ एक काम दिया गया था, आर्यन को डराना, ताकि वह सच की तलाश छोड़ दे। लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मामला पुलिस तक पहुंच गया। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे उन लोगों के नाम सामने आने लगे जो आर्यन के पिता की मौत की साजिश में शामिल थे। कुछ महीनों बाद सच पूरी तरह सामने आ गया। दोषियों को सजा मिली और आर्यन ने अपनी कंपनी की जिम्मेदारी संभाल ली। लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ कभी नहीं बदली, अपनी इंसानियत। उसने सबसे पहले वही किया जो उसके दिल के सबसे करीब था। उसने अपनी बहन चंदा के नाम से एक बड़ा अस्पताल बनवाया जहां गरीब बच्चों का इलाज मुफ्त होता था। उद्घाटन के दिन त्रिशा भी वहां मौजूद थी। जब सब लोग जा चुके थे तब आर्यन उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, अगर उस दिन आप मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो शायद मैं यह सब कभी नहीं कर पाता। त्रिशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और अगर तुम
इतने मजबूत नहीं होते तो सच कभी सामने नहीं आता। कुछ पल दोनों चुप खड़े रहे। फिर चंदा दौड़ती हुई आई और दोनों का हाथ पकड़ लिया। उसकी हंसी पूरे अस्पताल में गूंज गई। उस पल त्रिशा को समझ आ गया कि ज़िंदगी में असली अमीरी पैसे से नहीं बल्कि इंसानियत से होती है। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे या हैसियत से नहीं बल्कि उसके दिल और उसके कर्मों से होती है। इसलिए कभी भी किसी को उसके हालात देखकर छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी इंसानियत और मदद किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय।